हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। एक हाल फिलहाल में 10 मार्च 2024 को एक समझौता हुआ। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, फिर से सुनिए आप, कि 10 मार्च 2024 को भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ समझौता किया है। ठीक है, EFTA किया है किसके साथ? यूरोपियन के साथ, यूरोपीय कंट्री के साथ, है ना। और 10 मार्च 2024 को, और उसमें कुछ देश शामिल हैं, जैसे कि उसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, आइसलैंड शामिल है, लिechtenstein शामिल है, नॉर्वे शामिल है। ठीक है, ये सारे देश शामिल हैं। और ये बातचीत जो है करीब करीब 16 साल की लंबी बातचीत के बाद जाकर के जो ये समझौता संभव हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी में EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और टेपा के बारे में हम लोग जानेंगे। टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता। ठीक है, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता। तो ये जो EFTA हुआ है, ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में है कि यूरोपियन कंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रयासरत था, कभी 16 साल से लंबी बातचीत चल रही थी, उसके बाद ये समझौता हुआ है। तो हम इसके विविध पहलुओं पर जो है चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये मुद्दा आखिर है क्या। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ है, इसमें जैसे कि कई सारे, इसमें 14 चैप्टर है इस समझौते में, और इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें जो है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 100 अरब डॉलर का निवेश इसके माध्यम से पॉसिबल होगा, है ना, कि भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश होगा, और जो है, और इससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना बताई जा रही है। और इसकी प्रतिबद्धता है कि इससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार जो है वो मिलेंगे। तो ये काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली बात है। और देखिए कि इसके और भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन पर अगर आप ध्यान देंगे, तो इसमें क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा बाजार है ना, तो उसमें भी कैसे भारत के लोग पहुंच सकेंगे, और जो यूरोपियन जो देश है वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, इस पर भी चर्चा की गई है। यानी कि सेवाओं पर बाजार पहुंच कैसे होगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि व्यापार एवं सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, कि किस तरीके से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, इस तरह के जो कोई भी क्षेत्र है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, अवसंरचनात्मक क्षेत्र हो, ठीक है, तो और पर्यावरण हो, और इस तरीके से हम SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सतत विकास लक्ष्य है ना, उसकी प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। फिर हम देखते हैं कि व्यापार का सुगमीकरण, कि दोनों पक्षों के बीच में, यानी कि यूरोपीय और जो देश है और जो भारत है, इसके बीच में व्यापार को किस तरीके से सुगम बनाया जाए, इसके बारे में भी व्यापार सुगमीकरण की चर्चा की गई है, यानी कि व्यापार सुगमता से दोनों पक्षों की तरफ से हो सके। फिर हम बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, इसमें कैसे दोनों देश एक दूसरे के जो बौद्धिक संपदा है उसे लाभ उठा सकते हैं। जो नई तकनीकी है ना, तकनीकी जो है, भारत ये आशा कर रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री जो है, जो विकसित देश हैं, तो वहाँ की जो तकनीकी गतिविधियाँ हैं, तकनीकी जो उनका जो जिस क्षेत्र में वो माहिर है, उससे भारत भी कुछ सीख सकेगा। और यूरोपियन कंट्री भी जानते हैं कि भारत भी एक धीरे धीरे एक बड़ी शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, तो उससे भी उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या है कि वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, है ना, कि वस्तु जो है एक दूसरे के यूरोपीय बाजार में या भारतीय बाजार में किस तरीके से वो आसानी से आ जा सकेंगे, इसके बारे में इसमें काफ़ी चर्चा की गई है। और हम देखते हैं कि जैसे कि टेपा है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता। तो कुछ जो है सो टेपा जो है, कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि भाई मतलब कि इससे कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, है ना। लेकिन इन सब बाधाओं के बावजूद भी जो है भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है।
और काफ़ी इसमें मतलब कि विकास करने की प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसी पे हम सारे मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि ये महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी तो है इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 100 अरब डॉलर का निवेश है ना, जिससे हमारे भारत का जो अवसंरचनात्मक है, पुल बनेंगे, सड़क बनेंगे, है ना, कई सारे जो विकासात्मक कार्य हैं वो होंगे, और साथ साथ में है कि हर 2 साल में समीक्षा इसकी होगी, ये लागू हो जाने के बाद समीक्षा होगी कि इसकी कैसे ये मतलब कि ये कार्य कर रहा है ना, क्या ये 10 लाख जो प्रत्यक्ष रोजगार की तरफ ये किस दिशा में बढ़ रहा है आगे, है ना, 100 अरब डॉलर निवेश के 15 साल में है करने का है, तो इसमें कितने डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, ये सब जो है 2-2 साल पर जो है वो इसकी समीक्षा भी जो है वो होती रहेगी। और दोस्तों जैसे कि एक जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो है कि जो आयात शुल्क है ना, उसको कम करना भी जो है एक महत्वपूर्ण इसमें एक मुद्दा है कि आयात शुल्क में कमी जो है ये भी एक मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग इसे मिटाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आयात जो कर लगता है ना, वो उसमें कमी करने की बात भी जो की गई है, ताकि आयात कर अगर कम रहेगा तभी जो है विदेशों से सामान जो है वो आसानी से भारतीय बाजार में प्रवेश कर सके। प्रवेश कर पाएगी। हम देखते हैं कि 80 से 85% भारत 80 से 85% आयात शुल्क कमी करने का लक्ष्य, भारत 80 से 85% आयात शुल्क कमी करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने रखा है। तो अब देखिए, ये एक लाइन है कि 80 से 85% आयात शुल्क कमी करने का लक्ष्य रखा है, ताकि जो यूरोपीय देशों से जो सामान आए, है ना, तो वो जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा उस पर सरकार कर ना ले, है ना, ताकि वो भारतीय बाजार में आसानी से पहुंच सके। उस एक बड़ा मुद्दा है। अब इस लाइन को आप ज़रा ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि साधारण तौर पर जो शुल्क लगता था, आयात शुल्क लगता था, तो उससे एक बड़ी मात्रा सरकार को प्राप्त होती थी। अब कुछ जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने थोड़ी सी इस पर चिंता भी जताई है कि जो आयात शुल्क के माध्यम से पैसा आता था और वो कल्याणकारी कार्यों में लगता था, तो वैसे जो पैसे आ रहे थे तो उसमें वो कमी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं से जो विकासात्मक कार्य है ये बाधा इससे उत्पन्न होगी, ऐसी चिंता जताई जा रही है। ठीक है, ऐसी चिंता जो है वो जताई जा रही है। और जैसे कि लेकिन क्या है कि कुछ संवेदनशील कृषि उत्पाद है, उनको जो है इन शुल्क कटौती से बाहर रखा गया है ना। संवेदनशील कृषि उत्पादों को इससे बाहर रखा गया। संवेदनशील कृषि उत्पाद, संवेदनशील कृषि उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है। अगर ऐसे कुछ संवेदनशील कृषि उत्पाद है ना, जिनके आने से जो है कुछ परेशानियां आ सकती हैं, खाद्य समस्याएं आ सकती हैं, है ना, तो वैसे जो है उस पर शुल्क में कमी नहीं की जाएगी, है ना। इस तरीके का नियम जो है इसमें बताया गया है। हम देखेंगे कि 100 अरब डॉलर की तो बात कर चुके हैं कि निवेश आएगा, तो इससे आशा जताई जा रही है कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, संरचनात्मक विकास होगा, है ना। और जो है इसमें अगर हम और बात करें तो हम देखते हैं कि जो भारतीय कपड़ा है, जो भारतीय दवाइयाँ हैं, है ना, जेनरिक दवाइयों के मामले में भारत जो है विश्व का सिरमौर है ना, तो इनके लिए
जो है इस तरीके के नियम बनने चाहिए यूरोपीय देशों के द्वारा, ताकि जो है हमारा जेनरिक दवाई जो है वहाँ पर आसानी से बिक सके। तो इस जो है EFTA में जो है उसके इससे संबंधित भी बात की गई है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो इससे मेन जो खुशी जताई जा रही है कि जो निवेश होगा काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो कहीं न कहीं वो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति देने में, है ना, एक थ्रस्ट देने में जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है। और हो भी क्यों ना, उतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो कहीं न कहीं वो डेवलपमेंट के कार्य में लगेगा। तो कुछ चिंताएँ भी हैं और कुछ जो है प्रोत्साहित करने वाले बातें भी हैं। तो हमको इन्हीं बातों को समझ करके EFTA और TPA को समझना है। अब जैसे कि अब कुछ हम जो है चिंताएँ जो हैं इससे EFTA से हम उसकी बात कर लेते हैं कि आखिर चिंताएँ किस प्रकार की हैं। ठीक है, तो देखिए ये समझौता जो है वो व्यापार बढ़ाने का वादा तो करता है, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जैसे कि भारतीय उद्योग हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, है ना? उनके लिए चिंताएँ क्या है कि जो भारत की बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? भारत में भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि उनके लिए मार्केट, एक्स्ट्रा मार्केट खुल रहा है यूरोपीय देशों में, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ में जो है भारत में बहुत सारे जो है छोटी कंपनियाँ भी हैं, जो उत्पादन का कार्य करती हैं, है ना? वो निर्यात भी करती हैं, है ना? तो वो बड़ी कंपनियों के मुकाबले में क्या वो ठहर पाएँगी मार्केट में? क्या उनके जो वस्तुएँ हैं जो क्या मतलब कि वो मुकाबला कर पाएँगी? इससे भी मतलब कि चिंताएँ जो हैं वो देखी जा रही हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि बड़ी कंपनियों को तो लाभ हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो है वो छोटी कंपनियों के लाभ को लेकर के आ रहा है। चिंता जो हो रही है कि क्या छोटी कंपनियां भी इस जो प्रतिस्पर्धा में क्या खड़ी हो पाएंगी, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी, है ना? तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे कि इससे एक और इस समझौते से ये कहा जा रहा है कि भारत में कुछ क्षेत्र जो है पहले से ज़्यादा विकसित है ना? तो क्या ये विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा नहीं देगा? है ना? कि जो क्षेत्र पीछे है, तो क्या जो विदेशी कंपनियां हैं, क्या वो उस क्षेत्र पर ध्यान देंगी, या जो डेवलप एरिया है भारत का, सिर्फ वहीं पर अपनी कंपनियां लगाएंगे? जो तटवर्ती क्षेत्र है जहां पर आवागमन की अच्छी सुविधा है, केवल वहीं पर अपनी जो है वो अपने को फोकस करेंगे और डेवलप करेंगे? तो क्या इससे जो भारत के जो डेवलप क्षेत्र है वो और डेवलप होंगे, और जो नहीं डेवलप है कहीं वो और पिछड़े ना रह जाएं? ऐसे भी चिंताएं व्यक्त की जा रही है ना? तो आपका काम है कि जो भी टॉपिक आया है उससे पॉजिटिव और जो उससे चिंताएं हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी आप थोड़े से इसकी जानकारी रखें। नेगेटिव हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो एक अच्छे के लिए ही किया जाता है ना? लेकिन जो चैलेंजेस हैं, जो चिंताएं हैं, उसको भी ध्यान रख करके हम वैसे नीतियों का निर्माण करेंगे ताकि ये चिंताएं कम से कम हो जाए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसे कि विकसित देश ये चाहते हैं कि विकासशील देश जो है उनके सामान पर, जो विकसित देश का सामान है उनके सामान पर कम से कम शुल्क लगाए, है ना? कम से कम शुल्क लगाए। ठीक है, कम से कम शुल्क लगाने के लिए भारत तैयार भी है। 80 से 85% की कटौती कर रहा है भारत, है ना? तो आयात शुल्क में, ताकि वहाँ से जो यूरोपीय देशों से जो वस्तुएं आए उन्हें ज़्यादा यहाँ महंगी नहीं बिके, है ना? वो सामान्य दरों पर ही यहाँ पर बिके। ये भी है। तो ये सुविधा भारत दे रहा है उनको। ठीक है, तो इससे भी एक चिंता उभरती है कि भाई यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है ना, क्या वो उस जो सामान आएगा और जो सस्ते मूल्य पर अगर मिलता है, तो क्या यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है क्या वो उससे प्रतिस्पर्धा कर पाएगी? तो ये चिंताएं जो है वो झलक रही हैं। ठीक है, फिर है क्या कि सस्ते विदेशी उत्पादों की कहीं बाढ़ ना आ जाए, है ना? वही बात है कि फिर यहाँ की इंडस्ट्री कहीं बंद ना होने लगे, है ना? ये भी चिंता है ना? तो उनको किस प्रकार से सरकार मदद करेगी, क्या उनके लिए नीतियाँ बना रही है, क्या उनके लिए किया जा रहा है ना? इन मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। और फिर क्या है कि जो यूरोपीय कंट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में, तकनीक के मामले में थोड़ी आगे हैं, तो इसलिए जो गुणवत्ता है उनके सामान का वो काफ़ी बेहतर होता है। तो क्या उस गुणवत्ता का मुकाबला जो है वो भारतीय कंपनियां कर पाएंगी? उनके लिए क्या किया जा रहा है ना? फिर क्या है कि यूरोपीय किसानों के बारे में अगर हम बात करें, तो यूरोपीय किसानों को जो सरकार से मिलने वाली सब्सिडी जो है वो
काफ़ी भारतीय किसानों को जो भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसलिए वो एक बड़े मात्रा में जो है सस्ते और अच्छे उत्पाद जो यूरोपीय देश के जो किसान है वो उत्पादित कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी जैसे कि चिंताएं उभर रही हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो फिर यहाँ के किसानों को क्या मतलब कि भारत सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही हैं या दी जाएंगी, है ना। उनके से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरीके से उनको मतलब कि खड़ा किया जा सकेगा उन विदेशी कंपनियों के सामने में, इस बात की भी चिंता उभर रही है। ठीक है, फिर इससे एक और भी है कि जैसे कि यूरोपीय देशों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, है ना, यूरोपीय देशों में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के कड़े मानक है। अब ये देखिए, ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोपियन समाज है, चूँकि वो विकसित समाज है, तो इसलिए जो है वहाँ पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के कड़े मानक माने जाते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि भारत से कोई सामान गया वहाँ पर खाद्य पदार्थ और जो है उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक की मात्रा पाई गई, है ना, जो है फर्टिलाइज़र उर्वरक की मात्रा पाई गई, तो है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है जो यूरोपीय देश है यहाँ के सामान को, यहाँ के खाद्य पदार्थ को बैन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या उपाय की जा रही है ना, क्या हम खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के कड़े मानक खुद अपने यहाँ अपना रहे हैं, ताकि जो हमारे जो वस्तुएं हैं, जो कृषि सामान है, उनका निर्यात हम मतलब कि बिल्कुल किसी बिना परेशानी के कर पाए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमको। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे कि एक चिंता की बात ये भी आ रही है कि कहीं मोनोकल्चर खेती को बढ़ावा ना मिल जाए। ठीक है, मोनोकल्चर खेती को बढ़ावा मिलने की संभावना। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है कि मोनोकल्चर खेती क्या है। अगर मान लीजिए कि भारत का कोई खाद्य पदार्थ है, भारत की कोई जो कृषि वस्तु है ना, सामग्री है, तो उसका जो निर्यात हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है और जो किसानों को उस पर अच्छे दाम मिल रहे हैं निर्यात करने पर। तो ऐसा हो सकता है कि अब जो है किसान जो है वो कहे कि हमें जो है उसी कृषि वस्तु का जो है उत्पादन करना है। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मैं ले रहा हूँ कि अगर गेहूं का निर्यात अच्छा हो रहा है और उसे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, तो अगर सारे किसान ये कहें कि हम गेहूं का ही निर्यात करेंगे, है ना, गेहूं का ही उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो जो और ज़्यादा जो कृषि सामग्रियाँ उत्पादित हो रही थी, है ना, वो कम हो जाएगा उनका उत्पादन, किसी एक खास चीज़ का ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि एक खास प्रकार की कृषि की पद्धति कहीं ना शुरू हो जाए, मोनोकल्चर ना शुरू हो जाए, है ना। इस बात का ध्यान जो है वो भी हमें रखना है। अब क्या है कि अगर ये भी एक है कि अगर आप किसी एक खाद्य वस्तु जो है वो अगर निर्यात ज़्यादा होने लगे, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए जो है अधिक उर्वरक का उपयोग होगा, अधिक कीटनाशक का उपयोग होगा, तो और जब अगर ऐसा होता है तो जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के जो मानक हैं कहीं उस पर जो है भारतीय खाद्य पदार्थ जो है वो ठहर नहीं पाए, है ना। उस मानक का मतलब कि मानक को वो जो मानक बनाया है यूरोपीय देशों ने उसको क्रॉस नहीं कर पाए, है ना। तब वो जो है वो आयात जो निर्यात भारतीय किसान कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये सब सारी चिंताएं जो है वो इसके साथ उभर रही हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब अगर जैसे कि मोनोकल्चर से एक बात और भी है कि पर्यावरण का क्षरण होने की संभावना है बहुत ज़्यादा। अगर आप एक ही प्रकार की फसल उपजाएंगे, है ना, लाभ के दृष्टिकोण से चूँकि वो अच्छा है ना, इसलिए निर्यात उसका काफ़ी आसानी से हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है, तो भी पर्यावरण का क्षरण जो है ये होने का खतरा है। और जो है बहुत ज़्यादा अगर आप पेस्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या है कि जल प्रदूषण की भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को भी जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। ये भी एक चुनौतियों का
इससे भी आपको तैयार रहना होगा, भारत सरकार को तैयार रहना होगा ऐसी नीतियों के निर्माण करने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसे कि सरकार उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कर सकती है। सरकार 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 गुणवत्ता सरकार गुणवत्ता एवं उत्पादन उत्पादन में सुधार के लिए क्या कर सकती है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि क्या कर सकती है। तो सरकार गुणवत्ता में उत्पादन सुधार के लिए जो है ना, ये जो है ये अनुसंधान और विकास, है ना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, क्या किया जा सकता है। भारत सरकार अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना। ठीक है, जोर देना। नए खाद्य भंडार, ठीक है, नए खाद्य भंडार सिलोज का निर्माण करना। ठीक है, सिलोज, अगर आप कंक्रीट का भंडार गृह नहीं बनाते हैं तो प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों को जो है एक साथ इकट्ठा करके जो है और उसमें अनाज भर करके रखने की जो प्रणाली है ना, उसका भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है अपने यहाँ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करके जो है अनुसंधान और विकास करके जो है अब अपने कृषि उत्पादकों की जो मानकता है ना, कृषि उत्पादों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे कि इससे जो है हम देख रहे हैं कि जो EFTA है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, यूरोपीय मुक्त व्यापार मुक्त समझौता जो है ना, तो इससे जो है एक संभावना के द्वार भी खुल रहे हैं, है ना, और साथ साथ में सतर्कता की भी जरूरी है। तो तभी जाकर के हम पूरे EFTA से, TEPA से, है ना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, व्यापार और आर्थिक जो साझेदारी समझौता है, इससे जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं और तभी हमें फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया कि किस प्रकार से 10 मार्च 2024 को जो समझौता हुआ है ना, EFTA हुआ यूरोपीय देशों से, तो वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना, इन सभी सारी बातों की हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले टॉपिक में आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।